आदाब। सियासी मैदान में इस वक्त मुसलमान सेंटर स्टेज में है, ये अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि गलत वजहों से हैं। मुसलमानों पर जो सबसे पहला इल्ज़ाम लगता है वो ये कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरे, मुसलमान आजकल परेशान हैं क्योंकि SIR का मुद्दा है, जिससे ये कहा जा रहा है कि ये NRC का पहला लेवल है। तीसरा मसला है मुग़लों से जुड़ा हुआ। हिंदुस्तान का हर मुसलमान मुग़लों का रिश्तेदार है, और इन तमाम मसलों में मुसलमान कहाँ फंसा हुआ है और कैसे इससे बाहर आए, इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शख्सियत है जो इन तमाम सवालों का जवाब दे सकते थे, और वो हैं जनाब SY कुरैशी साहब। सर आदाब। आदाब। और जैसा मैंने पहले कहा कि इन तीनों मसलों पे आप एक्सपर्ट हैं। आपकी जो बुक है द पॉपुलेशन मिथ, जो मुसलमानों की आबादी के बारे में आपने किताब लिखी है। दूसरे, आप ख़ुद चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, तो SIR का क्या मुद्दा है, मुसलमानों क्या वाकई डरने की ज़रूरत है इस पे ये बात करेंगे। और तीसरा मुद्दा जो मैंने मुग़लों का कहा, तो मेरी जानकारी के मुताबिक आप मिडीवल इंडियन हिस्ट्री भी के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो मुग़लों के बारे में जो आपने पढ़ा होगा और जो आजकल पढ़ाया जा रहा है, इसमें कितना फ़र्क है। इन तमाम सवालों पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहला सवाल जो है, अभी हाल के दिनों में जो सुनने को ये आ रहा है कि अब मुंबई में भी आने वाले दिनों में मुसलमानों की जो आबादी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, और एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी मेजॉरिटी से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मजाक है, नैरेटिव है? चूँकि आपने किताब लिखी है तो मैं उस हवाले जानना, चूँकि आपके पास डेटा है, उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ये कितना सच है इसमें। नहीं, आपने खुद ही एक अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया कि मजाक है और बड़ा मिस्चीवस है और नादानी पे बेस्ड है। जी। ये किताब जो मैंने लिखी, ये भी एक्सीडेंटली मैंने लिखी कि 1995 के लगभग मेरे पास UNFPA के कंट्री डायरेक्टर, जो कैनेडियन थे, नॉट इंडियन कैनेडियन बट वाइट कैनेडियन, वो मेरे पास आए कि साहब हम चाहते हैं कि आप फैमिली प्लानिंग इन इस्लाम के ऊपर एक रिसर्च पेपर या एक अप्रोच पेपर लिख दीजिए। मकसद ये था कि इस्लाम मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम होती थी, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। जी। तो पहले तो मैंने बड़ा एहतजाज किया कि भाई मैं ना इस्लाम का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं फैमिली प्लानिंग का एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि उस वक्त तक मैं किसी हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह में मैंने काम नहीं किया था। हालांकि इन द फील्ड डिप्टी कमिश्नर या उससे पहले SDM, उस वक्त तो हमारे फैमिली प्लानिंग के टारगेट्स होते थे, तो फैमिली प्लानिंग का हमारा एक्सपोजर सिर्फ उतना ही था। तो इन्होंने बड़ा इसरार किया कि नहीं आप लिख सकते हैं, तो हम आपको अच्छी कंसल्टेंसी देंगे, 1 महीने के लिए 1.5 लाख रुपए देंगे। तो मैंने जब इन्होंने बहुत इसरार किया तो मैंने एग्री कर लिया कि मैंने कहा मैं ज़रूर लिख देता हूँ ये, लेकिन मैं पैसे कुछ नहीं लूँगा। तो वो बड़े हैरान हुए कि साहब आप यहाँ तो लोग हमारे पास प्रेशर डालते हैं कि हम उनको पेड असाइनमेंट दें और आप कहते हैं पैसे नहीं लेंगे। तो हालांकि 1.5 लाख रुपए उस ज़माने में बहुत था, मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये थी सिर्फ। ये 1995 की बात कर रहा हूँ। 1995 की बात है। तो फिर समहाउ मेरी एक अंदरूनी आवाज़ थी कि ये ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर मुझे देश हित में काम करना है, न कि किसी कमर्शियल इंटरेस्ट से करना है। तो मैंने उनको हाँ कह दी, और उन्होंने पहले तो नहीं माना कि भाई हम फ्री तो काम लेते नहीं, हम तो आपको देंगे। मैंने कहा ठीक है, 1 रुपया दे दीजिए, और 1 रुपया हो कि 1 मिलियन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मानी जाती है, तो प्रोसीजर्स उसके सेम है। तो मैंने कहा आप मुझे चिट्ठी लिखिए, ख़त लिखिए, मैं अपनी मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी परमिशन लूँगा, और फिर हम MOU साइन करेंगे और फिर हम पेपर लिखेंगे। तो मैंने इस तरह शुरू की। उस वक्त मुझे खुद कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या ढूंढने जा रहा हूँ और क्या मुझमें से निकल के आएगा। मेरे कई दोस्तों ने मुझे डराया कि वो ज़माना था कि सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन, वो कंट्रोवर्सी पीक पर थी कि साहब आप ऐसी कोई चीज़ ना लिख डालिएगा कि जिससे आप ख़तरे में पड़ जाएं, फतवा जारी हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, वो तो खुराफाती लोग हैं दोनों, और मैं तो अच्छा नेक मुसलमान हूँ, हालांकि प्रैक्टिस में नालायक हूँ, लेकिन बिलीफ में तो मैं पूरा हूँ। तो इसलिए मिसचिफ का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेट मी सी कि मैं क्या निकल के आता है। अब जो मैंने स्टडी किया, 32 पेज का उसका एक पेपर आया। 1 महीने तो नहीं, 2-3 महीने 4 महीने लगे, लेकिन चूँकि फाइनेंस तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं था, तो उनको भी कोई एतराज़ नहीं हुआ। उसने मेरी आंखें खोल दी, और उसमें ये निकल के आया कि मुसलमानों का रेट ऑफ ग्रोथ
औरों से ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन 7-8 बच्चे के ये हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं और मुसलमान के 10 बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल नहीं था। 1991 में NFHS 1 और 2 आया था, NFHS 1 आया था, उसमें लिखा था कि गैप सिर्फ एक बच्चे का रह गया है 30 साल पहले, कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के उसमें एक है। मुसलमान तेज़ी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे थे, बल्कि सबसे ज़्यादा तेज़ी, सभी कौमों के मुकाबले में मुसलमान तेज़ी से फैमिली अडॉप्ट कर रहे थे। तो ये तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ थी। दूसरे उसमें ये निकल के आया कि जो प्रोपेगेंडा होता है, जो बाद में ज़्यादा तेज़ हुआ, उस वक्त तो इतना था भी नहीं, कि मुसलमान इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि ये तो जो पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लेंगे। तो उसको भी मैंने एग्जामिन किया, तो ये पाया कि बल्कि मैं आपको वो कुछ फिगर्स इसी में से दिखाता हूँ, इस किताब में से ही, जो बाद में मैंने किताब लिखने के बाद NFHS 5 भी आ गया, जो बाद में 93 में आया, तो सॉरी 2021 के 22-23 में आया, कि मुसलमानों का लोवेस्ट लेवल ऑफ फैमिली प्लानिंग है यकीनन। कितना है? 43% फैमिली प्लानिंग। और लेकिन हिंदुओं का कितना है? उनका है 54%, थोड़ा सा फर्क है। टोटल फर्टिलिटी रेट एक चीज़ है जो बार बार इस किताब में आर्ग्यू की है, जो इसका मतलब होता है कि एक औरत के ज़िंदगी में उसके बच्चे कितने होंगे। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है देश का, इसका मतलब है कि रिप्लेसमेंट लेवल हम हो जाएगा, क्योंकि 2 माँ बाप हैं वो चले जाएंगे, 2 बच्चे उनकी जगह आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन रिप्लेस होगी। तो 0.1 यहाँ पे क्या कर रहा है? 0.1 इसलिए है कि कुछ बच्चे पहले से ही साल, दूसरे साल, 5वें साल में मर जाते हैं, तो उसकी अर्ली डेथ के लिए कॉम्पनसेट करने के लिए 0.1 का दे दिया। अगर 2.1 TFR है तो वो रिप्लेसमेंट रेट हो गया कि अब आबादी नहीं बढ़ेगी। तो उसमें भी हम देखेंगे मतलब अगर आसान लफ्जों में समझूं कि पेरेंट्स हुए 2 लोग हुए, वो 2 चले गए इस दुनिया से, उनकी जगह पे 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे आ गए, तो रिप्लेसमेंट रेट का मतलब ये होता है, रेशियो नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो इसको हम 2 नहीं गिनते, 2.1 को रिप्लेसमेंट गिनते हैं, क्योंकि 1 इसलिए है कि कुछ बच्चे जल्दी भी मर जाते हैं, तो उनका मार्जिन रखने के लिए 2.1 नेशनली क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म है। तो मुसलमानों का TFR है 2.3, स्लाइटली अबव, और पूरे इंडिया का है 2.1, स्लाइटली अबव, वेरी स्लाइटली अबव। और इसी तरह हिंदुओं का भी है 2.13 एंड 2.3, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। और एक खूबसूरती की इसमें बात है कि मुसलमानों की जो फैमिली प्लानिंग की अडॉप्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। और तो और इसमें एक चीज़ भी ये भी आएगी उसमें कि भाई क्या इस्लाम फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ है। मेरा एक चैप्टर इसमें है। हम उसमें मैं आना चाहूँगा, क्योंकि चूँकि आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, आपने लोगों के साथ बहुत करीब से काम भी किया है, मुसलमानों के साथ भी और हिंदुस्तान की दूसरी कौमों के साथ भी। हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, लेकिन मैं इस वक्त हिंदुस्तान की ही बात करूँगा, कि 2 तरीक़े का इस्लाम है। एक वो इस्लाम जो वाक़ई कुरान और हदीस की रोशनी में है, जो एक्चुअल है। दूसरा वो है जो मौलवी मौलाना ये लोग प्रोपेगेट करते हैं। तो ये एक मिथ था कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग को नहीं मानते हैं, जबकि अगर कुरान और हदीस अगर देखें तो उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि भाई गैप को तो खैर बहुत ज़्यादा ही प्रमोट किया गया। ये भी कहा गया कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 2 साल के बच्चों तक होनी चाहिए, जिससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत बेहतर रहे। तो मतलब 2 साल का गैप तो मिनिमम बता दिया गया। तो आपने जब ये बुक लिखी और कुरान और हदीस को भी आपने स्टडी किया, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान वाकई, मतलब इस्लाम वाकई फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ है? बिल्कुल नहीं, मेरा पूरा एक चैप्टर ही इसी पे है, क्योंकि देखिए इस्लाम क्या है, वो कुरान शरीफ में जो लिखा है वो इस्लाम है, और कुछ चीज़ें उसको सप्लीमेंट करने के लिए हदीस से होती हैं। हदीस का मतलब आप जानते हैं कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या वो करते थे, जो प्रैक्टिस जो लोगों ने रिपोर्ट की, इस पर इस्लाम बेस्ड है। कुरान शरीफ ने कहीं फैमिली प्लानिंग को बैन नहीं किया, उसी कुरान ने जबकि शराब को बैन कर दिया, सूद लेने को बैन किया, आउटसाइड मैरिज सेक्स को बैन किया। तो जो चीज़ बैन करने लायक थी कुरान ने बैन कर दी। और बल्कि एक आयत तो ये भी है कि जो चीज़ें हम तुम्हारे लिए ठीक नहीं समझते थे वो हमने तुमको अच्छी तरह समझा दी हैं। फैमिली, ये तो हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला फैमिली प्लानिंग के बारे में कहना भूल गए, वो उन्होंने बैन ही नहीं किया।
तो वहाँ कुरान शरीफ की कुछ आयतें हैं, उसके बेसिस से मौलाना लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, कुछ फेवर में फैमिली प्लानिंग के, कुछ अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग के, ज़्यादातर अगेंस्ट करते हैं। मैंने वो सारी आयतें पढ़ी और सारी आयतें लिखी हैं, इनमें से कोई सप्रेस नहीं किया, कोई छुपाया नहीं, पूरा सारी लिखी हैं कि भाई कौन सी आयतें हैं जो फैमिली प्लानिंग के फेवर में जाती हैं, कौन सी फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ जाती हैं। उसमें एक चीज़ जो निकल के आई कि एक आयत में कि जो अल्लाह एड्रेस कर रहे हैं नौजवानों से कि नौजवानों जब तुम इस काबिल हो जाओ यानी फैमिली रेस करने के, तो शादी ज़रूर करना, क्योंकि शादी तुमको और पराई औरतों की तरफ बदनीयती से देखने से रोकती है। तो एक शख्स जो चीज़ कुरान शरीफ की समझ में लोगों को नहीं आती थी, वो हुजूर से जाके वो पूछ लिया करते थे। तो एक लड़का बड़ा गरीब था, वो गया कि साहब मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी सेक्सुअल नीड्स तो मेरी भी है, तो और इसलिए मैं क्या करूँ। तो हुजूर अकरम ने उस आयत को रिपीट करके कहा कि जब तक तुम एक परिवार को रेज करने के लायक न हो जाओ, शादी न करना, और इस लायक हो जाओ तो ज़रूर करना, और वो चीज़ के जिसके तुम लोगों औरतों को बदनीयती से देखने से बच जाओगे। इसका क्या मतलब हुआ कि एक पाबंदी लगा दी कि जब तक तुम परिवार को रेज न कर सको, जब तक शादी न करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी यही है। ये जो एज ऑफ मैरिज है मर्दों के लिए 21 और औरतों के लिए 18, उसका मकसद यही तो है कि जब तुम इस लायक हो जाओ कि फैमिली रेस कर सको, इसलिए तो यही चीज़ कुरान शरीफ में। फिर एक और हदीस है कि उसमें एक शख्स गया हुजूर के पास कि मेरे बहुत बच्चे हैं और मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, और मैं प्रैक्टिस अल अज़ल वॉज दी ओनली प्रैक्टिस जो उस ज़माने में जानी जाती थी, वो विड्रॉल मेथड का अरबी नाम है अल अज़ल, कि मैं वो करना चाहता हूँ ताकि मेरे और बच्चे ना हो। लेकिन एक यहूदी ने, उस ज़माने में यहूदी और मुसलमानों के में रिश्ते बहुत अच्छे थे जी। तो कोई एक यहूदी कहता है कि नहीं वो तो माइनर इन्फेंटिसाइड है, वो तो अब बच्चे को मारने के मुतरादिफ है। तो उस पर हुजूर ने फरमाया कि नहीं, जू ने बिल्कुल गलत कहा, जू ने बिल्कुल गलत कहा। यानी तुम अगर वो अल अज़ल करना चाहते हो और बच्चों की पैदाइश रोकना चाहते हो तो तुम बिल्कुल जस्टिफाइड हो। अब इससे ज़्यादा क्या सैंक्शन हो सकती है फैमिली प्लानिंग की, है ना। और उसमें एक और चीज़ है कि पॉलीगेमी भी बताया जाता है कि मुसलमान, आज प्रोपागेंडा जो आजकल हो रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा हो गई है कि मुसलमान के हर एक के 4 शादियाँ और 25 बच्चे, हम 4 हमारे 40, हम 5 हमारे 25, ये सुन के कान पक गए हैं। मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है जिनकी 4 बीवियाँ हैं। आपने, ठीक है, मैं वरना आपसे पूछता कि बता दो कि आपने कोई 2 बीवियों वाला देखा है कि नहीं देखा। तो अच्छा, मैंने बल्कि ये किताब जब लिखी थी, मैंने मोहन भागवत जी से हमारी मुलाकात थी, मैंने उनको किताब ये पेश की और मैंने उनसे स्पेसिफिकली लिखा, मैंने कहा किताब ये जो प्रोपेगेंडा है ये बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉलीगेमी तो मुमकिन ही नहीं, संभव ही नहीं। कहने के क्या मतलब? मैंने कहा मतलब साफ, औरतें ही नहीं है। तो और हैरान हुए, क्या मतलब औरतें नहीं है? मैंने कहा कि आपने जेंडर रेशियो सुना होगा कि 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतें कितनी हैं। तो बेस्ट जेंडर रेशियो पिछले 125 साल की 2011 के सेंसस में है 940। यानी 1000 मर्द हैं तो 940 औरतें हैं, यानी 60 मर्दों को तो पहली बीवी नहीं मिलेगी, तो मुझको दूसरी तीसरी बीवी कहाँ से मिलेगी? तो उस पर वो बहुत हंसे, जिसपे कुछ क्रिटिक्स जो हमारी मीटिंग के खिलाफ थे कि जी आप उनके फैसले से मुतासर हो गए, लेकिन इसका मतलब है कि उन्होंने पॉइंट को रजिस्टर किया, उनको समझा। तो ये समझाने की बात है। बल्कि आप इसी किताब को अगर आप अमेज़न पे देखेंगे 250 के करीब इसमें आपको कमेंट्स मिलेंगे, उनमें से 95% नॉन मुस्लिम्स की हैं, हिंदूज की हैं, और वो सब तारीफ कर रहे हैं कि साहब ये फैक्ट्स एंड फिगर से जो सारा केस पेश किया गया है ये इतना इम्प्रेसिव है कि इसने तो हमारी थिंकिंग ही चेंज कर दी। क्योंकि इसको हम इमोशनल होके या पॉलिटिकल होके ऐसे इश्यूज को डील करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक्चुअली ये उस स्टेटमेंट के बाद हुआ था पीएम मोदी के, जब उन्होंने कहा था कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और ये कहा जाता है कि मुसलमानों के हवाले से कहा गया था। उसके बाद ये एक नैरेटिव बन गया, फिर सियासी मसले बन गए। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि 1947 के बाद जो हिंदुस्तान रहा, तब और अब की जो आबादी का जो डिफरेंस है, जो गैप है,
जो नैरेटिव है उसके हिसाब से अगर मैं ये मान कर चलूँ, थोड़ी देर के लिए उस नैरेटिव में फंस जाऊँ, मैं ये कहूँ कि नहीं भाई मुसलमानों की आवाज़ तो बढ़ेगी, मेजॉरिटी से ऊपर हो जाएगी, कितने साल लगेंगे इसमें? ये आपका सवाल अच्छा है। ये सवाल मैंने जी। इस अपनी किताब में आंसर किया। और एक चीज़ होती है मैथमेटिकल मॉडल। जी। मैथमेटिशियन अगले 5,000 10,000 साल भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर दिनेश सिंह थे, प्रोफेसर दिनेश सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, बड़े टॉप मैथमेटिशियन हैं देश के। और उनके एक और कलीग प्रोफेसर अजय कुमार, उनको मैंने अपना डेटा भेजा पिछले 60 साल का। मैंने कहा इसको देखते हुए बताइए कि मुसलमान का राज कितने दिन में आ जाएगा। तो उन्होंने हर किस्म की उम्मीद पे बाल्टी डाल दी कि भाई जान भूल जाइए, 1000 साल तक भी नहीं होगा। तो और उन्होंने वो ग्राफ बना के भेजा, तो वो मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ। ये उसका ये ग्राफ है कि ये 60 साल का है कि मुसलमानों की आबादी ये बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी ये बढ़ रही है। तो क्या मुसलमान ओवरटेक कर रहे हैं, क्या मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में गैप बढ़ रहा है? जो 13 करोड़ गैप था वो 68 करोड़ गैप हो गया है। 1951 में 13 करोड़ था, अब 61 करोड़ का गैप हो गया है। फिर मैंने इनसे कहा कि ये तो आप पिछले 60 साल की बात कर रहे हैं, मुझे अगले 1000 साल की बताइए। उन्होंने अगले 1000 साल का ग्राफ बना दिया। ये आप बॉटम लाइन देख रहे हैं मुसलमानों की, और ये हिंदुओं की ग्रोथ है। और उसमें कहा कि साहब क्या 1000 से 2000 क्या कभी भी ओवरटेक कर ही नहीं सकते। ये एक प्रोफेसर दिनेश सिंह मेरे कजिन तो नहीं है जी। चलिए खैर, ये तो बहुत सारे लोग अभी उनको वो मुतमईन हो जाएंगे भाई उनकी आबादी ओवरटेक तो मुसलमान नहीं कर रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा मुसलमानों से कि अगर कितनी भी ये तोहमतें लग रही हैं और बेहुदा और गलत बातें की जा रही हैं और किसी भी लेवल पे की जा रही हैं, उससे वो मुतासर न हो। वो जो फैमिली प्लानिंग जिस रफ्तार से कर रहे हैं करते रहें, क्योंकि फैमिली प्लानिंग इज़ ए गुड पॉलिसी, गुड आइडिया। और बल्कि एक हदीस तो यह है कि सबसे अच्छी लेगेसी एक मर्द अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा सकता है? गुड अपब्रिंगिंग, है ना। वो बिल्कुल ही उसको और भिखारी और फ़कीर छोड़ के जाए तो ये अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं मानी जाती। बिल्कुल। और ज़रूरी ये है कि जितने भी बच्चे हों, 1 हो 2 हों, आप उनकी तालीम अच्छी करें, तरबियत अच्छी दें और उनका फ्यूचर बनाएं। और ये इसमें जो इस्लाम वाला चैप्टर है उसमें मैंने बार बार ये चीज़ें कि इस्लाम में क्वालिटी पे कितना ज़्यादा जोर है, नंबर से ज़्यादा क्वालिटी पे जोर है। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए प्रोवोक होके अब वहाँ पे अक्सर सुनने में आता है कि हिंदुओं से अपील की जाती है कि तुम 8-8 बच्चे करो, 10-10 बच्चे करो, वरना मुसलमान आ जाएगा। उनके लिए खतरनाक है। ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। उनको क्वालिटी लाइफ नहीं दे पाएंगे अगर इस तरह के झमेलों में फंस जाएंगे, तो कहाँ क्वालिटी लाइफ दे पाएंगे। खतरनाक और बेवकूफ़ी की दोनों बातें कि देश का क्या सत्यानाश होगा अगर इस तरह आबादी बढ़ने, अगर ये कंपटीशन शुरू हो जाए। तो इसलिए मुस्लिम को तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, और हिंदुओं को भी इस किस्म की बेहुदा बेवकूफ़ी की सलाह डिसमिस करनी चाहिए। कुछ इसमें बल ही नहीं है। आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है, बढ़ जाएगी, ओवरटेक कर लेगी। इन सब के बीच में एक नया जो इशू आया है वो SIR का है। और कहा यह जा रहा है कि SIR जो है वो दरअसल एक मुसलमानों NRC जो है उसका पहला स्टेज है। पहले ये तय करेंगे कि पहले आउट हो गए वोटर्स, उनके वोटिंग राइट्स ख़त्म हो गए, फिर धीरे धीरे उनको NRC की तरफ ले जाया जाएगा। आप खुद चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं 2010 से 12 के दौरान में, तब UPA की सरकार थी। SIR का जो अभी मुद्दा है, आप इसको अगर मैं सिर्फ मुसलमानों के हवाले से देखो, वोटर्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ अगर मुसलमानों के हवाले से देखता हूँ, मुसलमानों में ये डर है कि मुझे वोटर लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा। अभी आपने बिहार का इलेक्शन भी देखा, उसके नतीजे भी देखे। आपको क्या लगता है मुसलमानों को वाकई SIR से डरने की ज़रूरत है? देखिए, ये शुरू से ही ये र्यूमर्स फैली थी कि ये NRC का दूसरा रूप है जी। और NRC भी आपको याद होगा फ्लॉप हुआ था जी। NRC शुरू किया गया था कि असम में बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनको फॉरेनर्स हैं, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करें। 20 लाख आदमी पाए गए कि वो फॉरेनर्स हैं, लेकिन वो स्कीम क्यों फेल हो गई कि उस 20 लाख में से 14 लाख हिंदू थे और वो बंगाली स्पीकिंग हिंदू थे। मुसलमान होते 20 के 20 लाख तो इनका काम बन गया था और उनको निकाल के फेंक देते, लेकिन वो तो हिंदू निकले। तो यही चीज़ अभी SIR में भी हो रही है कि ये र्यूमर चली थी कि ये NRC का दूसरा रूप है और इसमें मुसलमानों को निकालने की ख़ास तौर से कोशिश है। मुसलमान बहुत निकाले गए होंगे
लेकिन हिंदू उससे ज़्यादा निकाले गए हैं, क्योंकि पकड़ पकड़ के मुसलमान को का नाम काटने की कोशिश तो नहीं की गई। अब 8 करोड़ लोगों को, मेरा जो स्टैंड है इसमें कि ये SIR बिल्कुल गैर ज़रूरी और आई वुड इवन से मिस्चीवस है। इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्यूरिफाई करते जाएंगे इलेक्टोरल रोल को। नहीं, देखिए, रोल को प्यूरिफाई करना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम 6 साल कमीशन में थे, हमने भी की, हमसे पहले 70 साल से इलेक्शन कमीशन थी। रोल प्यूरिफिकेशन तो हमारा मैंडेट है जी। बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस पर डिबेट हो रही थी कि भाई इलेक्शन तो 5 साल में एक बार हो गए, तो हम एक आदमी फुल टाइम क्यों रखें, एक आदमी भी क्यों रखें, क्योंकि 5 साल में तो। फिर उसमें कहा कि नहीं, इलेक्टोरल रोल तो हर साल अपडेट होने होते हैं, ये क्योंकि इलेक्शन बाई इलेक्शन कभी भी हो सकता है। इसी की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक आदमी की पद क्रिएट किया गया। तो इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी पे एम्फेसिस तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और 70 साल से जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो करते रहे हैं और बड़े एफर्ट के साथ करते रहे। लेकिन अब ये कि ये जो जनवरी 2025 तक जो रोल बहुत बढ़िया था, जिससे इलेक्शन हुए हैं, और पिछले जून में इलेक्शन हुए, जिससे आज की मौजूदा सरकार चुन के आई है, वो रोल बोगस था, बकवास था, और हम नया रोल बनाएंगे, ये बेवकूफ़ी की बात है। और क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि देखिए, इलेक्टोरल रोल को इस लेवल तक 99% परफेक्शन तक लाने के लिए 30 साल लगे थे, क्योंकि इलेक्टोरल रोल एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है उसको करना, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं उसी के बीच में कितने लोग मर जाएंगे तो इलेक्टोरल वोटर रोल से निकाले जाएंगे, कितने माइग्रेट होकर आ जाएंगे तो उनका ऐड करना पड़ेगा। तो एक डायनामिक एक रोल होता है। तो ऐसी सूरत में 30 साल में जो हुआ था, और 2003 और 4 में बिहार के इंटेंसिव रोल के बाद, पहले ज़रूर इंटेंसिव रोल रिपीटेडली होते थे, फिर ये फैसला हो गया अब इंटेंसिव रोल की ज़रूरत नहीं, कि अब तो रोल डिजिटल हो गए, सारी चीज़ कंप्यूटर पे है। सिर्फ उस पिछले 12 महीने में क्या चेंजेस हुई हैं, कोई मर गया है तो उसको डिलीट कर देंगे, कोई माइग्रेट कर गया तो उसे डिलीट कर देंगे और दूसरी जगह रजिस्टर कर देंगे, और कोई नया आ गया है, कोई शादी होके कोई औरत ही बहू बन के आ गई है तो उसका तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये वो फैसला हुआ था कि अब हम आगे से सिर्फ समरी रिवीजन क्या करेंगे। हर साल वो भी होता रहा, पिछले 20 साल से समरी रिवीजन करते थे, सिर्फ 1% जो फ्लूइड होता था ना उसको परफेक्ट करने के लिए 99% तक तो कंप्यूटर पे था। अब अगर उसमें कोई फॉरेनर भी आपके घर में आके रह गया तो आपके पड़ोसी तो बहुत सतर्क होते हैं, बहुत अलर्ट होते हैं, वो तो फट से कह देंगे जी इनके एक फॉरेनर आके रहा हुआ, इसको निकालो। बल्कि कितना देखेगा, कितने डिलीशन जो फॉर्म 7 भरते हैं बोगस होती हैं काफ़ी हद तक, कि वो पड़ोसी दुश्मनी में आपको भी निकाल देंगे कि जी ये तो यहाँ रहता ही नहीं, ये तो जा चुके, और तो और कह देंगे मर गए। और कितने लोग पेश हुए जो इसमें बिहार में, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए कि साहब मुझे इन्होंने मरा हुआ दिखा दिया, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। तो ये इन्होंने ये अभियान इतना क्यों शुरू किया, पर्पस क्या है, ये तो उन्हीं को पता होगा। हमारे हिसाब से टोटली गैर ज़रूरी एंड आई वुड इवन से मिस्चीवस है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पे ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं पिछले चंद सालों में कि वो गवर्नमेंट से अलाइंड होकर काम करती है और गवर्नमेंट के नैरेटिव को आगे बढ़ाती है, ये इल्ज़ाम है। जाहिर सी बात है, मैं आपसे इसमें जानना चाहूँगा, आप अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या देखते हैं, क्या वाकई वो सरकार के प्रेशर में है? देखिए, मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना तो बड़ा ऑकवर्ड है जी, कि मैं भी उस पद पर रहा हूँ, लेकिन द फैक्ट कि आप ये सवाल कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से आपको ये सवाल करना पड़ा, कुछ तो अशोक। हमारे वक्त में तो कोई ये सवाल नहीं होता था, नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी इस हद तक होती थी कि तक मैं अपनी वक्त की बात करूं तो वो कहें जी आपने अपने को बहुत बड़ा दिखा दिया। फैक्ट ये है कि हमने कांग्रेस का अपॉइंटी था मैं जी, लेकिन जो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि अपॉइंट कोई भी करे, अपॉइंटमेंट के बाद गवर्नमेंट से आपका नाता टूट जाता है। अब आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो जाते हैं। मुझे IAS में 1 साल रिटायरमेंट का बाकी था, लेकिन मुझे रिज़ाइन करना पड़ा IAS से और उस सेक्रेटरी की पोस्ट से, ताकि मैं ये पोस्ट संभाल सकूं। और उसके बाद कोई सरकार हमको कह नहीं सकती, ना हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो हटा सकती है।
कांग्रेस की सरकार वो थी, वो कांग्रेसी था, कुरैशी भी था, लेकिन जरा वो रिकॉर्ड भी देख लो कुरैशी का। 4 कांग्रेसी मिनिस्टर्स को मैंने चार्जशीट किया था, उनमें से एक को तो सेंश्योर भी किया था। सेंश्योर इज ए कन्विक्शन। और वो एक जो था वो लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड था, कानून मंत्री जो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है जी। उसको हमने नहीं छोड़ा। और कंप्लेंट करने वाले कौन थे? ऑपोजिशन। मैं बार बार कहता हूँ कि ऑपोजिशन के लिए हमें दरवाजे खुले रखने चाहिए। मेरे दरवाजे ऑपोजिशन के लिए खुले रहते थे। कौन था उस वक्त ऑपोजिशन मेरे पूरे 6 साल में? बीजेपी। हमारे दरवाजे, क्योंकि हम बिल्कुल फेयर थे। और मिस्टर अरुण जेटली ने तो मेरी एक किताब के ऊपर कमेंट में लिखा है कि बड़े प्रेज करते हुए कि बहुत सेंसिबल चीफ इलेक्शन, जो भी उनके अल्फाज हैं देख लीजिएगा। तो ये रेपुटेशन ऐसे आसानी से नहीं हासिल होती, अच्छी या बुरी। और किसी भी इंस्टीट्यूशन को या अपनी रेपुटेशन को बनाने में साल लगते हैं, साल लगते हैं, और उसको डिमोलिश होने में 5 मिनट नहीं लगते। बिल्कुल। तो मैं जो पूछना चाहता हूँ कमीशन से, जो अक्सर कि जो चीज़ हम लोगों ने 30 साल में की थी वो 30 दिन में कैसे कर देंगे? क्योंकि इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है, बोल तो रिवीजन लफ्ज़ गलत है। रिवीजन तो मतलब है कोई मैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट लेके आऊँ और उसमें कुछ करेक्शन करके रिवीजन करूँ। लेकिन वो तो उन्होंने कूड़े में फेंक दी कि पिछला इलेक्टोरल सब बकवास था, अब हम नए सिरे से चुनेंगे कि फरीदी साहब आप ये हैं, आपके घर में कौन कौन है, अब हम लिखेंगे। इसको हमें 99 एक्यूरेसी तक लाने में 30 साल लगे थे। इनके पास जादू की छड़ी है, वो जादू की छड़ी मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि ये 30 दिन में वो कर देंगे जो हम 30 साल में नहीं कर सकते। हम तो बेवकूफ़ थे ना, ये बड़े समझदार हैं। तो सीईसी पे क्या सरकार का प्रेशर होता है, बातें होती है कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, अब आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है? नहीं, कोई राइट। देखिए, हर सरकार की, हर पॉलिटिशियन की कोशिश तो ये होती है कि जिस किसी को भी, और हर आदमी की दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश की एक नेचुरल टेंडेंसी। हमारे वक्त में भी कांग्रेस के भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती होती। एक डेलीगेशन आता था, जैसे ऑपोजिशन के आते थे अपॉइंटमेंट लेके कि साहब हमारा ये ग्रीवेंस है, उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर होते थे कि साहब हमारा ये ग्रीवेंस है, हमारी बात सुन लीजिए। उसको हम दबाव में आ जाएं और एकदम डर के मारे कि तो हमारे कांग्रेस का मिनिस्टर हमारे सामने आ गया, हम बेंच पे खड़े हो जाएं, वो तो नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो डिग्निटी से जितने 70 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने को कंडक्ट किया, वो इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थी, उसका इस्तेमाल किया। और अब आप जैसे कि अडवाणी जी ने कहा था कि यू आर आस्क्ड टू बेंड एंड यू चोज टू क्रॉल, आपको सिर्फ झुकने को कहा गया था और आप तो लंबे लेट गए, है ना। कुरैशी साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि SIR, इलेक्शन और मुसलमान, इन सब के हवाले से मैं सवाल पूछूँ कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स? हम कहते हैं मुसलमान जो है वो अभी हाशिए पे हैं, 2M दर्जे के सिटीज़न बना दिए गए हैं, तो आप कैसे फ्यूचर देखते हैं मुसलमानों का आने वाले दिनों में? देखिए, मैं तो पॉजिटिव ही देखना चाहूँगा। पॉजिटिव ही है क्योंकि मैंने बार बार एक बात कही है कि इंडिया इज़ सेक्युलर, क्योंकि हिंदू सेक्युलर है। राइट। और उसका सबूत कई लोगों ने मुझे इससे क्वेश्चन किया कि साहब आप कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा देखिए, मज़हब के नाम पे देश का बंटवारा हुआ, वहाँ पे इस्लामिक पाकिस्तान हुआ, यहाँ पे हिंदू इंडिया हो सकता था, बिल्कुल। लेकिन यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसमें 83% हिंदू थे, ज़्यादातर अपर कास्ट हिंदू थे, एक आवाज़ से सेक्युलर कंट्री चुनी। तो सेक्युलरिज्म तो मेजॉरिटी के दम से ही चलता है। और आज भी बल्कि आप देखेंगे कितनी टीवी की चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो सेक्युलरिज्म के कौन जो लड़ रहे हैं, कोई शर्मा है, कोई वाजपेयी है, ये सब लड़ रहे हैं। तो ये उम्मीद की किरण है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट है ये पॉलिटिकल इलेक्टोरल रीजन से विपअप किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है जो अभी तक कामयाब होती चली आ रही है। इसलिए जो इसकी बेनिफिशियरी है, जो पार्टी जीतती है, वो इसको चेंज करना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि इसकी वजह से तो इलेक्शन जीता करते हैं, है ना। तो ऐसी सूरत में, लेकिन हर दिन के बाद रात के बाद दिन और दिन के बाद रात ये होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं।
सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन तो पार्टीशन के बाद हुई थी। बिल्कुल। लाखों लोग इधर उधर से कट कर, उनकी फैमिलियाँ मरी कटी, वहाँ से आया, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग मरते हुए और मर कट के वहाँ पे पहुँचे। लेकिन 5 7 10 साल में सारे जख्म भर दिए गए थे, सब पूरे हो गए थे। फिर वही बॉनहोमी, वही मेलजोल, सब कुछ शुरू हो गया था। वही गंगा जमनी तहजीब, सारी चीज़ें, बिल्कुल सारी तहजीब भी शुरू हो गई थी। बिल्कुल। फिर 92 में थोड़ा सा पोलराइजेशन बढ़ी थी, वो 2 4 साल में वो भी ठीक हो गई थी। तो उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि ये भी एक टेम्परेरी फेज है, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको जिस तरह जिंदा रखने की पूरी कोशिश होती है, और तो और उनके पार्टीशन का जख्म भी ना भरने पाया, उसकी भी यादें ताज़ा की जाती हैं। तो ये जो इलेक्टोरल स्ट्रेटजी जो बनी है, ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक है कि इसका इलाज क्या होगा। क्योंकि आम आदमी जब बार बार ये सुनता है तो उसके दिमाग पे इसका कुछ ना कुछ असर पड़ जाता है। राइट। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही और मैं ख़ुद भी मानता हूँ। मुझे लगता है कि इस मुल्क का एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का, वो भी ये मानता है कि ये इस मुल्क में अगर सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, तो वो मेजॉरिटी की वजह से, हिंदुओं की वजह से है। और ये सब लोग मानते हैं, जानते भी, और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान अभी भी महफूज है। यस। अगर वो नहीं होता तो अगर 80% जिनकी आबादी है वो एक दिन में पलट दे सब कुछ, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके खून में, उनके जहन में, उनकी सोच में धर्मनिरपेक्षता है, हिंदुओं की सोच में। हाँ, जैसा आपने कहा कि कुछ सियासी चीज़ें हैं, ये सब अपना वक्तन फ़वक्तन उठती रहती हैं। अब ये चूँकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और आपकी एक बुक है डेमोक्रेसी हार्टलैंड, और हमारे जो नेबर्स हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और हम सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे हिंदुस्तान है। आपको लगता है सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान में है? बिलाशुबा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बहुत पावरफुल है, और उसका तो जवाब नहीं होता। एक मॉडल डेमोक्रेसी है। बीच में कुछ थोड़े बहुत जो एबरेशन हैं, ये टेम्परेरी हैं जी। तो, लेकिन इसके एक मॉडल डेमोक्रेसी होने में इसकी कोई शक नहीं है कि अभी भी गरीब से गरीब वोटर उसी के हाथ में पावर है। जब चाहता है वो सरकार को बाहर निकाल के दूसरी सरकार ले आता है। बार बार होता रहा है। रजीम चेंज इस तरह बजाय गोली और तलवार से नहीं होती, रजीम चेंज बैलेट से होती है। और हिंदुस्तान में तो ये बड़े खूबसूरती की बात आप देखेंगे, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप साहब जब हारे, कितनी मुश्किल से उन्होंने व्हाइट हाउस को खाली किया था, है ना। पूरा एजिटेशन हुआ, गोलियां चली, सब क्या हुआ। हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में हारने वाला प्रधानमंत्री जीतने वाले को हाथ जोड़ के नमस्ते करके अपनी कुर्सी देता है। तो जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है हिंदुस्तान का, ये बहुत स्मूथ है। इतना स्मूथ सिर्फ इसी वजह से है कि यहाँ की डेमोक्रेसी सॉलिड है। और उसमें मैं एक फ़ोटो अपने लेक्चर्स में अक्सर दिखाता हूँ लोगों को कि उसमें 2 लीडर्स हैं जो एक साथ बैठे हुए बड़े हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपके लिए क्विज है, इनमें से एक हारने वाला चीफ मिनिस्टर है, एक जीतने वाला है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोई नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। हिमाचल के वो 2 चीफ मिनिस्टर थे, वीरभद्र सिंह और दूसरे कौन से थे, तो एक दूसरे फोटो में वो गले मिल रहे हैं। तो हारने के बाद भी उनमें बिटरनेस नहीं होती जो अक्सर देशों में होती है, इंक्लूडिंग यूएसए। तो ये इंडिया की डेमोक्रेसी की खूबी है। कुछ ख़तरा देख रहे हैं डेमोक्रेसी पे या आइन पे, जो इश्यूज उठते रहते हैं आए दिन कि डेमोक्रेसी ख़तरे में है, आइन ख़तरे में है, संविधान ख़तरे में है, कुछ देख रहे हैं आप? ये आई होप के ख़तरे में नहीं है, क्योंकि मैं इसको टेम्परेरी एबरेशन समझ के समझना ही चाहूँगा। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो नई सरकार हिंदू राष्ट्र बनाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगी, लेकिन हम लोगों की मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी से हुई थी। उसके बाद 3-4 बार हुई। फिर उन्होंने विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ा पब्लिक लेक्चर किया। उन्होंने बार बार कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र तो हम हैं, क्योंकि बेसिकली हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, हिंदू राष्ट्र हम हैं, लेकिन इसमें मुसलमानों का क्या रोल होगा। उन्होंने कहा कि उनके बिना तो हम देश की कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं तस्वर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई वोट की ताकत से हिंदुत्व फोर्सेस अगर जीत के आती हैं तो हिंदुत्व का राज होता है।
कुछ दिन होता है बहुत लोग किसी स्टेज पे थक भी जाएंगे इससे, और फिर नॉर्मल चीज़ आएंगी, क्योंकि जो टेंशन का माहौल किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता, उसकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। रुकावट है, बिल्कुल रुकावट बनती है, क्योंकि जितना पीसफुल माहौल होगा, पीसफुल अच्छे रिलेशन होंगे, क्योंकि बिजनेस को सबसे पहले पीस चाहिए होता है। बिल्कुल। अब कितने लोग हैं कि बड़ा बिजनेसमैन जो सेठ है वो हिंदू है, उसके सारे वर्कर मुसलमान हैं। हो जाए कम्युनल राइट, मुरादाबाद में हुआ था एक दफ़ा, तो बड़ा राइट हुआ, उसके बाद सारे जो पीतल का काम करने वाले वर्कर थे मुसलमान, तो वो तो चले गए इधर उधर। तो उन वर्कर के बिना लाला जी का बिजनेस भी तो ठप हो गया। तो वहाँ उसके बाद से फिर ये एक इनबिल्ट एक वो हुआ डिफेंस मैकेनिज्म कि भाई हम इस किस्म के राइट को नहीं होने देंगे, मिलजुल के ही रहना है। अब एक और मुद्दे पे आते हैं। वो मुद्दा आपसे मैं इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे हैं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। हम सब ने, और आपने भी बचपन में भी पढ़ा होगा, पढ़ते आए होंगे, अकबर जो था वो ग्रेट था, अदले जहांगीर की मिसालें दी जाती थी। पिछले कुछ साल में मुग़लों को राइट ऑफ करने की कोशिश की गई है। वो मुग़ल जो इतने 100 साल तक हिंदुस्तान पे जिन्होंने हुकूमत की। आप जब इस नई सोच के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, और जो आपने पढ़ी है हिस्ट्री, क्या तकलीफ़ होती है आपको कि मुग़लों को बिल्कुल आप राइट ऑफ कर देंगे? ना, ये बिल्कुल ये तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि एक हमने जैसा पढ़ा है और हमारे हिसाब से तो एक ग्लोरियस पीरियड था। उसमें औरंगज़ेब के अलावा जो कंट्रोवर्शियल हुए, बाकी सारे मुग़ल एम्परर्स जो थे वो बहुत लिबरल थे। द वेरी फैक्ट कि उनके तो इंटर कम्युनल मैरिजेज होती थी। अकबर ने जोधा से शादी की, उनके साथ जो प्रिंसेस उसके हुए उनमें किसी में 50% हिंदू ब्लड, किसी में 75% हिंदू ब्लड। तो वहाँ हिंदू मुसलमान की तो वहाँ तफरीक ही नहीं थी। तो और आज ही मैं एक यूट्यूब पे किसी ने मुझे भेजा, एक नॉन मुस्लिम, एक हिंदू डिफेंड कर रहा था कि अकबर के जो किस तरह उनके दरबार में हर मज़हब के लोग आते थे और उसको गैर से सुनते थे। फिर उसमें ये था कि एक जैन डेलीगेशन उनके आया, उससे वो इतने मुतासर हुए कि 6 महीने तक उन्होंने गोश्त खाना बंद कर दिया। तो इस तरह ओपन माइंडेडनेस कोई दिखाए, आजकल तो नज़र नहीं आती, उस ज़माने में तो थी। और उनका जो सुलह कुल जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट ही हूँ, तो उसमें सारे मज़हबों को बुला के उनके साथ उनकी सब अच्छाइयाँ समझ के और एक दीन इलाही बनाने की कोशिश की गई थी, जिसकी ऑफकोर्स मौलवी मुल्लाओं ने तो बहुत मुखालफत की कि भाई ये इस्लाम के मुकाबले में कोई नया मज़हब आ रहा है। लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि कम्युनल हारमोनी, एक यकजहती ये होनी चाहिए कि हर आप मज़हब का टाइटल ऊपर से निकाल दीजिए, हर मज़हब अच्छी अच्छी बातें ही बता रहा होता है। झूठ ना बोलो, बेईमानी न करो, चोरी न करो, ये न करो, न करो, सब मज़हब एक ही बात कहते हैं। तो मतलब ये कि मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान मुग़लों का रिश्तेदार नहीं है, ना उनके वंशज हैं, सबका अपना लीनिएज है। जो मुग़लों के ख़ानदान से हैं वो भी उतने हिंदुस्तानी जितने हम और आप हैं, क्योंकि मुग़ल जब हिंदुस्तान आए थे उन्होंने न सिर्फ हुकूमत की बल्कि इसी को अपना वतन बना लिया था, अनलाइक ब्रिटिशर्स। बिल्कुल। सो मुग़लों के ख़िलाफ़ औरंगज़ेब को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है। मुसलमानों में भी एक तबका औरंगज़ेब को नहीं मानता, कुछ उनको वली मानते हैं, कुछ नहीं मानते उनको। लेकिन मुग़लों को राइट ऑफ करना मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। नए बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे फिर? क्या मुग़ल की आप 400 साल की हिस्ट्री को कहाँ ले जाएंगे आप? क्या हुआ था हिंदुस्तान में? टोटली ये तो पॉलिटिकल है और एक पार्ट ऑफ ए लार्जर स्क्रिप्ट है कि उस पूरी हिस्ट्री को राइट ऑफ करना कि फॉरेनर से। देखिए, फॉरेन रूल तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक हुआ है, अंग्रेज़ का, क्योंकि वो लंदन से रूल करते थे, यहाँ से लूट के सामान लंदन जाते थे। जो शख्स अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आ गया, अपनी फैमिली से सबसे नाता तोड़ के यहीं पे बस गया, और सिर्फ मुग़ल ही नहीं, उससे पहले 5000 साल में कितनी किंग्स एंड रूलर्स और इन्वेडर्स आए, नॉन मुस्लिम। इस्लाम तो 1400 साल पुराना है, 5000 साल में आर्यंस भी तो बाहर के थे। हालांकि उसको सुन के बहुत से लोग ऐसे एकदम जोश में पड़ जाएंगे कि नहीं वो लोकल थे। बड़ी हिस्टोरिकल डिबेट इस पे कि वो भी तो आए थे। तो और जिसने यहाँ को इंडिया को अडॉप्ट कर लिया, और ये एक तो उसमें हिंदुस्तान ही की खूबी है कि हिंदुस्तान ने सबको बिल्कुल ओपन आर्म्स में वो लिया, इतने हॉस्पिटेबल हिंदुस्तानी थे।
और हर एक को उन्होंने एक्सेप्ट किया। सिर्फ अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान को जो जितना एक्सप्लॉइट किया, तो एक्सेप्ट फॉर अंग्रेज़, बाकी तो उसको फॉरेन रूल कहना आजकल कहा जा रहा है कि 1000 साल का फॉरेन रूल, यानी सारे उसको पूरे मुगल रूल को कितनी एनलाइटेंड उनकी वो थी। इक्का दुक्का कोई मिसाल लेके उसको प्ले अप करके बता दें कि जी बहुत बड़ा बुरा रूल था, डार्क एजेस थी, तो कितना उसमें इंसाफ है कितना नहीं है, ये तो आगे हिस्ट्री बताएगी। व्यूअर्स को हम यही बता दें कि जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, कोई एक पार्टी नहीं, जितनी भी सियासी पार्टियां रही हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को और यहाँ के लोगों को इमोशनली बहुत कहा जाए कि एक्सप्लॉइट किया है। और अभी वही हो रहा है सियासत के नाम पे, क्योंकि आप उनके वोटर्स हैं, तो अपनी तरफ करने के लिए वो किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक जाएंगे। ये हिंदुस्तान की लेकिन खूबसूरती है कि आप कुछ भी कर लें, हिंदुस्तान में जो यकजहती है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, बाहरी तौर पे कुछ भी देखिए, अंदर से सब एक हैं। और एक बड़ा तबका दोनों ही तरफ, दोनों बड़ी कौमें, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनके 99.9% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आज भी धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं, और हिंदुस्तान की सालमियत में और इसकी इंटीग्रिटी में पूरा पूरा भरोसा रखते हैं। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस नाजरीन को एक मुग़लों के हवाले से, SIR और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और दूसरे हवाले से जो आपने, और ख़ासकर पॉपुलेशन जो बहुत बड़ा मसला था, उस हवाले से आपने बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने समझाया और बताया। मुझे लगता है कि ये एपिसोड आपका और आपकी बातें उनको बहुत पसंद आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।